हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम स्विंग सीट्स इन द कोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एम्पर लैंज़ैन विंग से बहुत पहले से ही प्यार करते चले आ रहे थे। जब वो एक बच्चे थे और विंग भी एक बच्चा ही था। जब वो स्ट्रीट वेंडर चाबुक से यंग लैंज़ैन को पीटने जा रहा था, तभी उस वक्त विंग उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। वो चाबुक विंग के हाथ में लग गया, जिससे उसके हाथ पर कट का निशान हो गया। स्ट्रीट वेंडर को उन पर गुस्सा आ गया, खास करके यंग लैंज़ैन पर। उसने फिर एक बार मारने के लिए अपना चाबुक उठाया। तभी विंग ने जल्दी से यंग बॉय का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। पर वो बच्चा विंग की आंखों में देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि वो विंग पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। विंग और वो यंग बॉय यानी कि एम्पर लैंज़ैन जब वो एक बच्चे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वहाँ से साथ में भागे। विंग को इस बात का आश्चर्य हुआ कि वो यंग बॉय हेल्दी था, चबी था, फिर भी वो विंग के साथ दौड़ता चला जा रहा था, थका भी नहीं। जिस टाइम पर वो सड़क के आखिर में पहुँचे, तब तक उनके आंसू हंसी में बदल गए थे। विंग उस यंग बॉय को एक हाइड आउट यानी कि छुपने की जगह पर लेकर गया, जो कि विंग को पता थी, जहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। विंग अपने हाथ में हुए घाव को चेक करना चाहता था। विंग ने यंग बॉय का हाथ छोड़ दिया और अपने हाथ को, जिससे खून बह रहा था, उसे कसकर प्रेस किया। वो अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। विंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, काश मेरे पास कुछ बैंडेजेस होती तो मैं इस पे लगा लेता। यंग बॉय का दिल अपने सामने का सीन देखकर दर्द से भर उठा। ये जानकर कि विंग ने सिर्फ उसके लिए ही खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, ये देखते ही उस बॉय ने अपना वाइट रिबन, जो कि उसने अपने फोरहेड पर पहना हुआ था, उसने उसे निकाला और बिना कुछ बोले विंग को देने लगा। वैसे तो उसके आंसू पहले ही सूख गए थे, लेकिन अब जब उसे विंग के दर्द का एहसास हुआ तो ये देखकर वो यंग बॉय फिर से रोने लगा। विंग ने उस वाइट रिबन को लिया और उस यंग बॉय से कहा, हे मत रो, मैं ठीक हूँ। विंग ने अपनी माँ का अनुसरण करते हुए जो भी चीज़ें उन्होंने विंग को सिखाई थी, उसने उस बॉय को समझाते हुए कहा, देखो देखो, मेरे पास बैंडेज हैं, तुम मेरी कितनी हेल्प कर रहे हो, जब मुझे ज़रूरत है इसकी सबसे ज़्यादा। वो बॉय विंग से ज़्यादा छोटा नहीं था, ज़्यादा छोटा नहीं दिख रहा था, पर वो विंग से भी बड़ा क्राई बेबी था, यानी कि वो बात बात पर रो दे रहा था। लेकिन इसकी वजह से विंग ने उस बॉय को कमज़ोर नहीं समझा, बल्कि ये सोचा कि उसे उस बॉय को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। विंग अपने हाथ पर खुद से बैंडेज नहीं बांध पा रहा था। ये देखते ही वो यंग बॉय उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, इस उम्मीद में कि हो सकता है वो विंग की थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। उस बॉय के फोरहेड पर रिबन कई लेयर्स में बंधा रहता था, इसलिए जब विंग के हाथ पर बैंडेज बांधने की बात आई तो इसमें वो यंग बॉय एक्सपर्ट निकला। उसने ये काम बहुत ही सावधानीपूर्वक और ध्यान से किया, ताकि विंग का घाव सही से हील हो सके, उससे ज़्यादा पेन ना हो। वो बॉय रोते हुए धीरे से बोला, आई एम सॉरी। उसने विंग के हाथ पर उस रिबन को बांध के आखिर में एक छोटी सी गांठ दी। विंग बोला, हे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। जब तक इसमें से अब खून नहीं बहता, तब तक मुझे कोई दर्द नहीं होगा। उसी पल विंग ने देखा कि वाइट रैबिट टॉय अभी भी बड़ी इनोसेंटली उस बॉय के हाथ के नीचे रखा हुआ था। ये देखते ही विंग को ज़ोरों से हंसी आ गई। विंग अपना हर दुख तकलीफ़ भूल गया, हर कष्ट भूल गया। वो हंसते हुए उस यंग बॉय से बोला, आखिर में तुम ये टॉय ले ही आए। ऐसा लगता है मेरी सेक्रीफाइस बेकार नहीं गई। हे, तुम इस टॉय को कभी फेंक नहीं सकते हो, ठीक है?
तुम्हें इसे हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रखना होगा, अच्छे से रखना होगा। और ये बात याद रखनी होगी कि इस स्ट्रीट पर एक बार तुम्हें एक लड़के ने बचाया था। कि सुनते ही उस यंग बॉय की आंखें चमक उठी। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और प्यार साफ साफ झलक रहा था, दिख रहा था। वो यंग बॉय शर्माते हुए धीरे से बोला, मैं हमेशा के लिए याद रखूँगा। विंग हंसा और उस बॉय के गालों को पिंच करते हुए बोला, हे, तुम्हारा नाम क्या है? अब हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? मेरा नाम आयिंग है। इसी नाम से मेरे पेरेंट्स मुझे बुलाते थे जब वो मुझे छोड़कर। फिर वो रुक गया और बोला, अच्छा जाने दो, तुम्हारा क्या नाम है? वो बॉय बोला, आज़ान। उसके कान रेड हो गए थे। वो बोला, आइंग मुझे आज़ान कहकर बुला सकता है। विंग ने कहा, आज़ान। वो बहुत खुश था कि उसने अपना एक नया दोस्त बना लिया था। वो बोला, आज़ान, तुमने इतने अच्छे क्लॉथ्स पहने हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो, है ना? लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ क्यों नहीं हैं? क्या तुम खो गए थे? आज़ान ने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, मैं खो गया था। अब जब विंग उसके पास था तो उसे उस स्टफ्ड रैबिट को और टाइटली हग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अब विंग का हाथ कसकर पकड़ सकता था। आज़ान बोला, मेरे भाई बहुत जल्दी चल रहे थे। विंग ने उसे समझाते हुए कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें ढूंढ रही होगी। कहीं ना कहीं अपने लिए भी वो ये उम्मीद कर रहा था। विंग बोला, हमारी फैमिली हमें ऐसे नहीं छोड़कर जा सकती, वो हमें ऐसे नहीं जाने देंगे। आज़ान ने सॉफ्टली पूछा, आइंग की फैमिली कहाँ है? ये सोचकर कि क्या आइंग की स्थिति भी उसी की तरह ही है, विंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यहीं पास में हैं, वो यहाँ ज़रूर वापस आएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली में वापस से हमें ढूंढ पाए तो हमें फिर से उसी स्ट्रीट पर वापस लौटना होगा। चलो हम चलते हैं। आज़ान सुनकर उदास हो गया था, लेकिन उसे पता था कि अभी भी उसके पास कुछ टाइम है विंग के साथ बिताने के लिए, इससे पहले कि वो उसे छोड़कर जाए। हाथ में हाथ डाले वो दोनों एक बार फिर उसी स्ट्रीट पर वापस आ गए जहां विंग ने आज़ान को वो हर चीज़ दिखाई, एक मिनी टूर कराया जो शायद आज़ान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। विंग ने एक उसकी ग्रैंड मदर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, आज़ान से कहा, ये है मेरी काइंड पोपो, कैपिटल में सबसे अच्छी स्वीट्स सेल करती हैं और जब भी मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो वो मुझे एक कैंडी ज़रूर देती हैं। विंग बोला, हे पोपो, आज मैं अपने साथ एक दोस्त लेकर आया हूँ, क्या आप उसे अपनी फेमस स्वीट्स को टेस्ट करने का मौका दोगी? ये सुनकर ग्रैंड मदर बहुत खुश हो जाती हैं। वो बोली, आइंग, ऑफ कोर्स। आज़ान की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। उसने पोपो ने जो स्वीट्स दी थी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, जैसे उसने किसी खजाने को ढूंढ लिया हो। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों आज़ान इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित था। क्या उसने पहले अपनी लाइफ में कभी स्वीट्स नहीं देखी थी? आज़ान ने स्वीट्स को अपने हाथ में ले लिया और कहा, थैंक यू। विंग ने उसे एक कैंडी का रैपर ओपन करवाया और बोला, जल्दी चलो, अभी हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। आज़ान, इस कैंडी को खाओ और मुझे बताओ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये सुनकर आज़ान ने नर्वसली उस कैंडी को जैसे ही खाया, उसका चेहरा खुशी के मारे चमक उठा। वो बोला, ये अच्छी है। उसे नहीं पता था कि वो विंग से कैसे कहे कि ये पहली बार था जब उसे स्वीट्स खाने के लिए अलाउ किया गया था। विंग बोला, कितनी अच्छी है, क्या ये उन स्वीट्स से भी अच्छी है जो तुमने अपने घर पर खाई थी? आज़ान को दिल में एक बहुत अजीब सी फीलिंग हुई, सेम उस बर्ड की तरह जो अपने पिंजड़े से निकल जाना चाहती हो।
वो बोला, ये स्वीट है। उसकी आंखें विंग की मुस्कुराहट पर से हट ही नहीं पा रही थी। आज़ान बोला, सबसे ज़्यादा स्वीट जो आज से पहले महसूस नहीं करी है मैंने। यह सुनकर विंग हंसा और बोला, तुम्हें महसूस हुआ है? आज़ान, तुम्हें ये कैंडी इतनी ज़्यादा पसंद है? आज़ान ने शर्माते हुए कहा, लेकिन वो विंग को इन सब से कहीं ज़्यादा लाइक करता था। पूरी दोपहर वो कैपिटल की सड़कों पर घूमते रहे। आज़ान अगर पैलेस के किसी रॉयल गार्ड को अपने पास से गुजरता हुआ देख भी लेता था तो वो जल्दी से विंग के पीछे छुप जाता था ताकि कोई उसे पहचान ना सके और वो विंग के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके। तभी विंग बोला, आज़ान, बड़ी अजीब सी बात है, हमें अभी तक तुम्हारी फैमिली नहीं मिली। कहीं ना कहीं विंग को डर था कि कहीं उसी की तरह आज़ान के साथ भी ना हो जाए। तभी आज़ान बोला, वो बिज़ी हैं। ऐसा लगा वो पैलेस में वापस लौटना ही नहीं चाहता था। पैलेस में वो एक इम्पीरियल हीयर था, वो हेवन का डेस्टाइंड सन था। उसे एक ड्यूटी निभानी थी, उम्मीदों पर खरा उतरना था। एक बच्चा होकर भी आज़ान को अपने ऊपर इतना भार महसूस होता था जैसे कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई है। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ आज़ान था जो कि अपने आइंग के साथ रह सकता था। लिटिल लैंज़ैन बहुत खुश था विंग के साथ। वो अपने पैलेस में वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ ख़त्म होती है। एक इम्पीरियल गार्ड फाइनली उन दोनों को बीच सड़क पर देख लेता है जब विंग आज़ान के साथ एक चिकन ड्रम स्टिक जिसे किसी ने ज़मीन पर फेंका था उसे शेयर कर रहा था। गार्ड्स ने तुरंत आज़ान को अपने आर्म्स में उठा लिया। उन्होंने उसे विंग से अलग कर दिया, पर आज़ान उनके साथ नहीं जाना चाहता था। वो रोते हुए बोला, आइंग आइंग। वो बस विंग का हाथ पकड़ना चाह रहा था। विंग को सच का एहसास हुआ कि फिर उसे एक बार अपनी लोनली लाइफ में वापस जाना पड़ेगा जहां उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं होगा। एक बच्चा जिसे सड़क पर छोड़ दिया गया था। ये एहसास हुआ विंग को कि वो अपनी इस खुशी को खो देगा जो उसे थोड़ी देर पहले ही मिली थी, जिससे उसने इतना प्यार किया, उनके द्वारा उसे छोड़ दिया जाएगा। विंग को इन कड़वी बातों का एहसास हुआ। विंग ने अपने दिल पर पत्थर रखा और फेस पर एक ज़बरदस्ती स्माइल लाते हुए कहा, आज़ान। वो भी अकेला नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसे मजबूत बनकर रहना था उन दोनों के लिए। विंग आगे बढ़ा और उसने आज़ान के गालों को पिंच करते हुए कहा, आज़ान, तुम्हारी एक फैमिली है जिसके पास तुम्हें लौट के जाना है। अपने घर जाओ, ठीक है? अगर तुम कैपिटल में रहोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम ज़रूर मिलेंगे एक ना एक दिन। इस बार मेरे पेरेंट्स के साथ, प्रॉमिस। आज़ान ने ये सुनकर पहले तो हेजिटेट किया, लेकिन फिर उसने भी कह दिया, प्रॉमिस। गार्ड्स आज़ान को उसके स्टफ्ड रैबिट टॉय के साथ अपने आर्म्स में लेकर जाने लगे। आज़ान रोता जा रहा था, उसके आंसू उसके गालों तक बह कर आ रहे थे। वो बस बार बार आइंग आइंग कहता जा रहा था, जैसे कि ये कहने से वो विंग के पास वापस आ जाएगा। वो आखिरी बार था जब विंग ने आज़ान को देखा था, और सिर्फ यही एक मेमोरी थी जो शायद विंग को याद थी, उसके पास रह गई थी। आज़ान जब 1 महीने बाद अपने बड़े भाई के साथ उस स्ट्रीट पर दोबारा से वापस किया, वो भी इस उम्मीद में कि उस पुअर अबैंडेंड बच्चे को रिवॉर्ड किया जाएगा क्योंकि उसने यंग एम्परर की केयर की थी, उनकी रक्षा की थी, उन्हें संभाला था। लेकिन विंग तो ऑलरेडी जियांग फेंगमियान के साथ जियांग मैंशन में जा चुका था, जहां उसे अपने न्यू सिबलिंग्स से मिलना था, यानी कि जियांग एनली और जियांग चेंग। जियांग फेंगमियान उसके पेरेंट्स का
फैमिली फ्रेंड था जिसने विंग को कूड़े के ढेर में से खाना ढूंढते हुए देखा था और उसे देखकर वही बात समझ गया था कि विंग के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है। विंग को कभी नहीं पता चला कि आजान उसे ढूंढ रहा था या फिर वो कई सालों तक उसी स्ट्रीट पर वापस जाता रहेगा टाइम आफ्टर टाइम, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहा। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।